अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में ऑसिलेशन की एक टाइप है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ऑसिलेशन की डिफिनीशन पे जाएंगे, फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन पढ़ेंगे, कुछ बेसिक एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 एग्जांपल्स, जिनमें एक मास स्प्रिंग सिस्टम, दूसरा है सिंपल पेंडुलम और तीसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। उसके बाद हम फेज़ टॉपिक पे जाएंगे, फेज़ से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सारे चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऑसिलेशन की डिफिनीशन की तरफ। ऑसिलेशन इज़ द ट्रू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउ इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी एक ही पाथ है, उस पर बॉडी ट्रू एंड फ्रू बैक एंड फोर्थ भी हम इसे कहते हैं। आगे पीछे एक ही पाथ पे बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो वो मोशन ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन पीरियाडिक मोशन का एक टाइप होता है, यानी ये मोशन बार बार रिपीट होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये मोशन रिपीट होता है। ऑसिलेशन जो है ये हमेशा लीनियर मोशन होता है, वन डायमेंशन में होता है। बाज़ औक़ात ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। इन दोनों में एक छोटा-सा डिफरेंस है कि वाइब्रेशन लीनियर मोशन लाज़मी नहीं है कि लीनियर हो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में थोड़ी-सी टू डायमेंशनल में भी जा सकती है, लेकिन ऑसिलेशन हमेशा वन डायमेंशनल में होगी, लीनियर होगी, स्ट्रेट होगी। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑसिलेशन। तो ये इनमें डिफरेंस है। बहुत सारे बुक इस डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं, तो हम भी इग्नोर करेंगे, कोई काम का नहीं है ये डिफरेंस। नेक्स्ट ऑसिलेशन में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो असल में ऑसिलेशन की एक टाइप है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे हमारा बेसिकली सारा चैप्टर बेस्ड है, तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन टू इट। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में लीनियर रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट है। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स के साथ नेगेटिव साइन हम लिखेंगे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये नेगेटिव साइन जो है माइनस, ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो कि ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन होता है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होती है। वेलोसिटी की हम डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मोशन ऑफ मास होती है। सिंपल पेंडुलम के केस में मास बॉब होता है, जबकि मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में मास कोई भी एक ब्लॉक या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जिस डायरेक्शन में वो मटेरियल मूव कर रही होती है, वो मास मूव कर रही होती है, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ग्राफिकली हम इन दोनों का रिलेशन डिस्कस कर सकते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफिकल रिलेशन। ये ग्राफ बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा जा चुका है, तो इसका शेप आपने ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट हम एक टेबल की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, इस टेबल में ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज़ जो रिलेटेड है एसएचएम से, उनकी बिहेवियर को डिस्कस किया गया है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो मीन पोजीशन पे ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन मीन पे ज़ीरो होता है, फोर्स मीन पोजीशन पे ज़ीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे ज़ीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट तो मोशन पे डिपेंड करते हैं, मोशन नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। मीन पोजीशन पे बॉडी की मोशन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो ही जाती है। एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करती है, मीन पोजीशन पे बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है, इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन से बॉडी मूव करती है। फोर्स ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम का केस हम ले लें तो हाइट ज़ीरो होता है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। ये सारे क्वांटिटीज़ जो मीन पे ज़ीरो होते हैं वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होते हैं। एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के बराबर हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन को मैक्सिमम लिखते हैं, फोर्स को के एक्स नॉट लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स नॉट लिखते हैं। जबकि वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये तीनों क्वांटिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डिपेंड करती है, वो दोनों भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएंगी। जबकि ये सारे क्वांटिटी, ये तीनों क्वांटिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये एक बेसिक टेबल था, ये क्वांटिटीज़ का बिहेवियर बता रहा है कि वेरियस पॉइंट पे कौन सी क्वांटिटी का कौन सा बिहेवियर है। ये एक बहुत अच्छा समराइज़ किया हुआ है, इस टेबल को आपने नोट करना है। अच्छा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी हमने मीन और एक्सट्रीम पोजीशन की बात की। मीन पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो मिड में पोजीशन है ये मीन है,
और एक राइट साइड पे एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम है इसे हम नेगेटिव एक्सट्रीम कंसिडर करते हैं। रिलेटिवली कन्वेंशनल है, इसमें कोई फिक्स रूल्स नहीं है। नेक्स्ट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और की बिहेवियर की बात करेंगे। टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ऐसे केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। जबकि एक ऑब्जेक्ट जब टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, वो स्लो हो रहा होता है। वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो वो अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन होती है, लेकिन उसकी वो चूँकि मीन पोजीशन से अवे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट टू मीन हो जाएगी, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, दोनों एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मास स्प्रिंग सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। ये एसएचएम का सबसे पहला एग्जांपल है। मास स्प्रिंग सिस्टम में एक स्प्रिंग होता है जो एक बड़ा एक मास एम के साथ कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग की कोई भी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है उसे हम के कहते हैं, और मास एम के साथ ही कनेक्टेड होता है। जब ये मास एम पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो फोर्स असल में यहाँ पे के एक्स के बराबर होती है, अभी हम पढ़ेंगे। जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है और मास को हम उसकी स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है, उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है। वो टेंशन जो है जब हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो वो फोर्स स्प्रिंग को वापस कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस कर देती है तो ये इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा दोबारा भी रिलैक्स हो जाता है, दोबारा कंप्रेस होता है, दोबारा रिलैक्स होता है। तो इसी तरह ये एक एसएचएम कंस्टिट्यूट करता है, ऑसिलेशन करता है कंटिन्यूसली, इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम, ये फोर्स अप्लाइड जो है ये के एक्स के बराबर होता है। एक्स जो है ये चेंज इन लेंथ है, यानी जब हम स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को तो उसकी लेंथ में कोई चेंज तो आएगा, उस चेंज इन लेंथ को हम एक्स कहते हैं। के जो होता है ये स्टिफनेस होता है, इसका टफनेस होता है कि ये इसको स्ट्रेच करना कितना टफ है, तो इसे हम स्टिफनेस कहते हैं। के की वैल्यू सॉफ्ट स्प्रिंग यानी जिसको कंप्रेस करना ईजी होता है, मतलब उसका के वैल्यू कम हो गई। जिसको कंप्रेस करना जितना मुश्किल हो गया के वैल्यू उतनी ज़्यादा हो गई। के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर पे, यानी शेप और स्ट्रक्चर पे, और ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना हम स्प्रिंग का लेंथ बढ़ाएंगे तो के वैल्यू उसकी कम होती जाएंगी, जितना हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाएंगे तो उसकी के की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी रिलेशन से एक एमसीक्यू है कि इफ़ अ स्प्रिंग इज़ कट इनटू, स्प्रिंग की लेंथ है एल इज़ कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, देन द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज़, यानी एक स्प्रिंग है उसकी लेंथ एल है, उसको हमने कई हिस्सों में डिवाइड किया इक्वल हिस्सों में। हर हिस्से का जुदा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो कितना होगा, वो एन टाइम्स ऑफ के होगा, या एन डिवाइड बाई के होगा, या एन होगा, या के डिवाइड बाई एन होगा। उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने बतानी है। तो जब हम स्प्रिंग को कट करेंगे तो असल में हम लेंथ डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेंथ को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। एन पार्ट्स में हम कट करें तो लेंथ को हम एन टाइम्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। लेंथ को हम एन टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो के की वैल्यू एन टाइम्स बढ़ेगी, यानी के की वैल्यू हो जाएगी एन के की वैल्यू एन के हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक आएगा, हमारे पास ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट हम इन स्प्रिंग्स की कम्बिनेशन पढ़ेंगे कि हम एक स्प्रिंग को कट करते हैं, फिर उसको हम स्प्रिंग को हम कई पार्ट्स में कट करते हैं, फिर उन पार्ट्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करके उनकी वैल्यू देखेंगे, और पैरेलल में कनेक्ट करके उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे। पैरेलल में सबसे पहले हम बात करें तो पैरेलल में कनेक्ट करने से ही आपको एक डायग्राम में दिया हुआ है, पैरेलल में दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है तो इनकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है पैरेलल में। कितने टाइम्स, दोनों की सम के बराबर होते हैं। अगर दो स्प्रिंग है उनको हमने डिवाइड किया तो के प्राइम बराबर हो जाएगा K1 + K2, और अगर n स्प्रिंग है और सबकी इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट है उनको हमने डिवाइड किया तो के प्राइम आएगा n/n2k, यानी हर एक की के साथ n को मल्टीप्लाई करो। इसी तरह सीरीज़ कम्बिनेशन में के की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है और वो डिवीजन में चला जाता है। इक्वेशन दिया हुआ है, अगर दो स्प्रिंग से डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के तो K1 K2 डिवाइड बाई K1 + K2, और n स्प्रिंग है इक्वल के तो के प्राइम इज इक्वल टू के डिवाइड बाई n हो जाएगा। इसी टॉपिक से एक एमसीक्यू है कि कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है कि फॉर वेरियस कम्बिनेशन ऑफ 3 स्प्रिंग्स द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, यानी 3 स्प्रिंग्स है, कम्बिनेशन ऑफ 3 के बजाय हम 3 के बाद हमने स्प्रिंग नहीं लिखा हुआ, आपने स्प्रिंग लिखना है। 3 स्प्रिंग्स है उनको हमने वेरियसली कनेक्ट किया, पहले पैरेलल कनेक्ट किया, फिर सीरीज़ में कनेक्ट किया, किसी भी तरह से कनेक्ट किया, तो उनकी मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो कितनी होगी न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो मैक्सिमम रेशो बराबर हो जाएगी पैरेलल में कनेक्ट करने से मैक्सिमम होती है, सीरीज़ में कनेक्ट करने से मिनिमम होती है। पैरेलल की रेशो बराबर होती है, पैरेलल की वैल्यू n/n2k, जबकि सीरीज़ की वैल्यू बराबर होती है k डिवाइड बाई n। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो n² आएगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो ये असल में आएगा 3² इज इक्वल टू 9, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो 9 आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड इन मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की हम यूजुअल बात करते हैं, बुक्स में हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ होता है, उसकी टाइम पीरियड बराबर होती है 2πn2 √m/k।
ये इक्वेशन से रिलेशन वाज़ेह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये हमने गलती से मास टाइप किया हुआ है, इसे आप खुद स्प्रिंग कांस्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है ये नेक्स्ट होता है, ये हमारे सिलेबस में यूजुअली मेंशन नहीं होता। इसका टाइम पीरियड की इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई जी होती है, लेकिन इससे आपने गलत नहीं इंटरप्रेट करना। ये असल में इन दोनों के इंडिपेंडेंट होती है। टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नाट और टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी नाट का मतलब होता है कि ये दोनों के इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, टाइम पीरियड नेक्स्ट सीरीज कम्बिनेशन में चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। और पैरेलल में टाइम पीरियड जो होता है वो इंक्रीज होता है। टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है, उसके साथ एक मास कनेक्टेड होता है जिसे हम बाब कहते हैं। ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, यानी स्ट्रेच नहीं होती, ये फिक्स लेंथ इसकी होती है, स्ट्रेचेबल नहीं होती, अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, इसे हम इनफ्लेक्सिबल कहते हैं, इनएक्सटेंसिबल कहते हैं। इसे हम एक बाब के साथ सस्पेंड करते हैं, फिक्स पोजीशन से सस्पेंड करते हैं, वो पोजीशन भी फिक्स होती है। तो जब हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड्स की तरफ, तो ये बॉडी जो है ये पहले जो पोजीशन पे थी रेस्ट पे उसको मीन पोजीशन कहते हैं। जब डिस्प्लेस हो जाती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक बार जाती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकती नहीं है, वापस मीन पोजीशन पे आती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। एक्सट्रीम पोजीशन में असल में इसका वेट दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक कंपोनेंट वो होता है जो टेंशन को मेंटेन रखता है, जो टेंशन को बैलेंस करता है, उसे हम एम जी कास थीटा कहते हैं। एम जी कास थीटा जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका, वो टेंशन को बैलेंस करता है, यानी स्ट्रिंग में जो फोर्स लगते हैं उसको टेंशन कहते हैं, उसको बैलेंस करता है। जबकि साइन थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और इसको डिस्प्लेस करते हैं दोबारा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे इसका वेट इक्वल टू टेंशन हो जाता है, वो स्प्लिट नहीं होता, वो टेंशन के बराबर होता है और सारा वेट टेंशन को मेंटेन करता है। तो जब मीन पोजीशन पे आता है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाती है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन इस पे इनर्शिया की वजह से ये दोबारा एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। एक्सट्रीम पे दोबारा फिर से वेट स्प्लिट हो जाती है, तो इसी तरह बॉडी कंटिन्यूसली मोशन करती है। तो एमसीक्यूज पॉइंट है इनमें से कि टेंशन जो है ये एम जी कास थीटा के बराबर होता है सिंपल पेंडुलम में, रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर होता है, टार्क जो होता है वो एम जी एल इंटू साइन थीटा है। एल जो है ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसे हम एल कहते हैं। ये थीटा भी याद रखना है कि थीटा जो है ये एंगल मेड विद वर्टिकल है, अगर एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल आ गया तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स एम जी कास थीटा हो जाएगा, टेंशन एम जी साइन थीटा हो जाएगा और टार्क जो है एम जी एल कास थीटा हो जाएगा, यानी फिर कास के बजाय साइन रिप्लेस होगा और साइन के बजाय कास रिप्लेस होंगे सारे फार्मूलाज में। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है ये 2 पाई इनटू एल ओवर जी होल अंडर रूट, ये बराबर होता है। एल जो होता है ये लेंथ होता है डिस्टेंस ऑफ द बाब, ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बाब, ये जो बाब होता है इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इसे हम एल कहते हैं। टाइम पीरियड को एग्जांपल आप एक झूला कंसिडर करें जिसमें एक लड़की झूला झूल रही है। वो लड़की पहले बैठी हुई है तो वो आराम से मूव कर रही है, झूला झूल रही है, लेकिन जब वो जो ही वो लड़की झूले में खड़े हो जाती है तो उसकी नासापन वो तेज़ हो जाता है अचानक से और वो गिर जाती है लड़की। क्यों होता है? क्योंकि जब वो खड़ी हो जाती है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है लड़की का वो ऊपर हो जाता है। ऊपर हो जाता है तो सेंटर ऑफ, उस लड़की को हम बाप कंसिडर कर ले तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर हो गया। सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होने का मतलब ये है कि लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो सेट एंगल जो होती है उसकी टाइम पीरियड स्टैंड एंगल के मुकाबले में कम हो जाती है। टाइम पीरियड कम होता है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, झूला तेज़ी से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हम गिर जाते हैं। नेक्स्ट है ये ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जी की वैल्यू मून पे कम है 6 टाइम एज़ कम्पेयर टू अर्थ, मून में कम है जी की वैल्यू। तो जी पे टाइम पीरियड जो होता है मून पे जो टाइम पीरियड होता है वो 6 टाइम एज़ कम्पेयर टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है। इसी तरह अर्थ पे पोल्स पे टाइम पीरियड मिनिमम होता है क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर्स पे टाइम पीरियड मैक्सिमम होता है क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है। एट सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू 0 होती है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। इक्वेशन में आप देख सकते हैं जी डिनोमिनेटर में है। तो ये पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे आप याद कर लीजिए। सेकंड पेंडुलम को हम देखते हैं कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड पेंडुलम को वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होगा वो सेकंड पेंडुलम होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज़ के बराबर होती है और अर्थ पे इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर, असल में 0.99 मीटर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 1 मीटर के इक्वल लिखते हैं अक्सर न्यूमेरिकल्स में। तो ये सेकंड पेंडुलम है, इससे भी अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। नेक्स्ट इस पे टाइम पीरियड ऑफ लेफ्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट में
टाइम पीरियड कैसे वेरी करती है। लिफ्ट में एग्जांपल, एक लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है तो उसका टाइम पीरियड आएगा 2π√L ओवर G+A। G+A का मतलब डिनोमिनेटर में ऐड हो गया, इसका मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा। जबकि एक लिफ्ट जो है जब वो डाउनवर्ड मोशन करती है तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ होता है, उसमें जी जो होती है ये डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होती है, जी से ए सब्ट्रैक्ट होता है। ए वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो लिफ्ट के अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगी। अब अगर लिफ्ट जो है वो फ्रीफॉल हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो जी के बराबर होती है। तो जी माइनस जी को हम फिर ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ गया तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये MCQs में आता है कि टाइम पीरियड फ्री फॉल का क्या हो, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो टाइम पीरियड ऑफ लिफ्ट एंड फ्री फॉल इज़ इनफाइनाइट। नेक्स्ट ये टेबल है, इसमें जनरल फार्मूलाज है मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के। बेसिक क्वांटिटी जो टाइम पीरियड में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में दी जाती है आपको, उसका सिंपल पेंडुलम और मास्ट अटैच टू स्प्रिंग दोनों के लिए इसके फार्मूलाज है। ये पूरे चैप्टर का समरी है। ये जितने भी MCQs आपको इस चैप्टर में आएंगे वो इंशाल्लाह इस टेबल में है, तो इस टेबल को हम बड़ी फोकस के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है A = -ω² × x। एक ओमेगा स्क्वायर की बजाय हम सिंपल पेंडुलम में लिखते हैं G/L। ओमेगा का फार्मूला √G/L होता है, तो ओमेगा स्क्वायर के बजाय G/L आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर G/L पुट करेंगे हम तो A -G/L × x आएगा। इसी तरह मास अटैच टू स्प्रिंग में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है K/m, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -K/m × x हो जाएगी। टाइम पीरियड का फार्मूला जनरल जो होता है वो T = 2π/ω होता है। ओमेगा के बजाय हम वही √L/G लिख देंगे, तो T = 2π√L/G। जबकि मास स्प्रिंग सिस्टम में हम इसके बजाय √m/k लिख देंगे, तो T = 2π√m/k बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी का इसी तरह फार्मूला टाइम पीरियड के इन्वर्स हो जाएगा, तो ये ω/2π आएगा। सिंपल पेंडुलम के लिए 1/2π × √G/L। जबकि फ्रीक्वेंसी की मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए वैल्यू आएगी 1/2π × √K/m। डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू आएगी x = x0 cos ω/t। ये जनरल फार्मूला है। ओमेगा की बजाय हम सिंपल पेंडुलम में पुट करेंगे √G/L, जबकि मास अटैच टू स्प्रिंग में हम पुट करेंगे √K/m। तो फार्मूलाज ये आएंगे आपके सामने दिए गए, x = x0 G/L × t। मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए x = x0 cos K/m × t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यूज़ v इंस्टेंटेनियस = ओमेगा x0² - x² होल अंडर रूट। ओमेगा के बजाय हम वही √G/L पुट करेंगे, तो सिंपल पेंडुलम के लिए v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी = √G/L × x0² - x²। और मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए v इंस्टेंटेनियस = K/m √K/m × x0 - x²। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला जनरल आता है ओमेगा x0। इसका सिंपल पेंडुलम के लिए ये फार्मूला आएगा, ओमेगा के बजाय हम √G/L पुट करेंगे, तो ओमेगा = √G/L × x0। मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये आएगा √K/m × x0। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दिया गया है 12m ω² x0² - x²। ये सिंपल पेंडुलम के लिए आ जाएगा 12m G/L × x0² - x²। और मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए 12k × x0² - x²। ये सारे फार्मूलाज आपने ज़रूर याद करने हैं। मीन पोजीशन पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो x0 का सब्ट्रैक्शन इससे ख़त्म हो जाता है। 12m ω² × x0² वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूलाज आपके सामने हैं। एक्सट्रीम पे ज़ीरो होती है काइनेटिक एनर्जी सारे सिस्टम में, मास स्प्रिंग में भी, सिंपल पेंडुलम में भी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 12m ω² × x² होता है। ओमेगा स्क्वायर के बजाय हम G/L पुट करेंगे सिंपल पेंडुलम में, और K पुट करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम में, क्योंकि इसका m डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है तो कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर में m ऑलरेडी है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे ये वैल्यूज़ दिए गए हैं, जबकि मैक्सिमम होती है। मीन पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ख्वाह कोई भी सिस्टम हो, मीन पे ये वैल्यू आपको दिए गए हैं ज़ीरो होती है। टोटल एनर्जी एनी इंस्टेंट पे किसी भी मोशन में, इसके लिए फार्मूला है 12m ω² × x0²। ओमेगा स्क्वायर के बजाय सिंपल पेंडुलम में हम G/L लिखेंगे, जबकि मास स्प्रिंग सिस्टम में K/m लिखेंगे। m के साथ कट जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 12k x0²। तो ये फार्मूला टोटल एनर्जी के लिए है सिंपल पेंडुलम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राफ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने इसे खाम खा याद करना है। ये बहुत MCQs के लिए एक सेंट्रल पॉइंट है ये इस चैप्टर का।
नेक्स्ट एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम कंपैरिजन करेंगे। जब एक बॉडी एक सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है तो उसका जो मोशन होता है वो पीरियाडिक होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में लेते हैं, वो पीरियाडिक होता है, वो रिपीटेड होता है इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में, वो पीरियाडिक होता है। उसके प्रोजेक्शन यानी साया जो होता है वो जो मोशन करता है, वो चाव जो मोशन करता है, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इफ अ बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म मोशन, its motion is said to be periodic and motion of its projection is said to be SHM। ये पॉइंट याद रख लें, ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, वो मोशन को ही SHM कहते हैं। नेक्स्ट है फेज़, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फेज़ एक क्वांटिटी होती है जो एक डायरेक्शन शो कर रही होती है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को शो करती है कि मेन पोजीशन से बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव करती है। ये एक एंगल होता है, इसको हम जान लेते हैं तो हम मोशन की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ SHM को हम पता कर सकते हैं इससे। और एक डिस्प्लेसमेंट का हमने मिसटाइप किया हुआ है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का हम इससे पता लगा सकते हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मीन पोजीशन पे इसकी वैल्यू, फेस की वैल्यू 0 होती है, और जो पॉजिटिव मीन होता है, जो नीचे वाला मीन होता है उस पे वैल्यू, मीन पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो मीन में हम नहीं कंसिडर करते, तो मीन पे इसकी वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या पाई होगी यानी 180 डिग्री होगी। एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू पाई/2 होगी यानी 90 डिग्री, या पाई/3 यानी 270 डिग्री होगी। नेक्स्ट फेज से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल फार्मूला है x इक्वल टू x नॉट थीटा प्लस फाई। ये असल में फाई जो होता है ये फेज़ होता है। अब अगर बॉडी मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगी तो उसकी फेज़ की वैल्यू 0 होगी, तो फार्मूला x इक्वल टू x नॉट साइन थीटा आएगा। जब ऊपर से 180 अपने सर्कल में हमने आपको दिया हुआ है, 180 से बॉडी स्टार्ट करेगी तो x इक्वल टू x नॉट साइन थीटा आएगा। दोनों में जब मीन से मूव करेगी तो साइन आएगा, जब एक्सट्रीम से मूव करेगी तो कास थीटा आएगा फार्मूला में। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तो x इक्वल टू x नॉट कास थीटा आएगा, जब एंगल 270 डिग्री होगा तो x इक्वल टू माइनस x नॉट कास थीटा आएगा। जो 70 और 180 इसमें फार्मूला में नेगेटिव साइन आएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM की बात करें तो SHM में आपको हमने बताया कि टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के x नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे चूँकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की भी यही वैल्यू है, हाफ x नॉट स्क्वायर के x नॉट स्क्वायर। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो वो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये आपने पॉइंट्स याद रख लेने हैं। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी करेक्शन करनी है, हमने एक्सट्रीम के बजाय मीन लिखा हुआ है, मीन के बजाय एक्सट्रीम लिखा हुआ है, तो आप एक्सट्रीम को मीन से रिप्लेस करें। मीन पे यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो आपने ये दोनों रिप्लेस कर लेने हैं। लास्ट में ऑसिलेशन चैप्टर से चंद MCQ पॉइंट हम देख लेते हैं। एट द पॉइंट इन SHM एट विच काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमेशा x नॉट डिवाइड बाय होल अंडर रूट 2, ये इसकी वैल्यू आएगी। ये आपने सीधा याद कर लेना है, ये आप डिराइव भी कर सकते हैं। द मिनिमम इक्वल पार्ट्स दैट कैन बी डन ऑफ टाइम पीरियड एज 4, ये स्टेटमेंट MCQ है। ये आपने भी याद करना है कि टाइम पीरियड को हम मिनिमम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कई में भी डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम 4 में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट द टाइम टेकन बाय इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिखते हैं टू मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एज, तो ये T/4 आ जाएगा। ये भी एक MCQ है, ये आप डिराइव कर सकते हैं। x इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, x असल में मीन टू एक्सट्रीम जाएगा तो x की वैल्यू x नॉट के बराबर हो जाएगी, आपने ये रिप्लेस कर लेना है, तो x नॉट इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा आएगा। x नॉट साइन थीटा के बराबर आएगा, तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो साइन इनवर्स ऑफ 190 होता है। साइन इनवर्स ऑफ 1 के बजाय हम 90 लिख लेते हैं, और साइन थीटा के बजाय हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और सो ओमेगा टी से हम डिराइव कर तो टी की वैल्यू t डिवाइड बाय टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4 आएगी। ये ऑसिलेशन चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के पास